दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल इस नाम से जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है, इसमें जनवरी 2025 माह का जो अंक है उसमें नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स दिया हुआ है और उसके अलग अलग सेक्शंस को मैं बारी बारी से आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर वो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको जनवरी 2025 की जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की एक प्लेलिस्ट है वो अलग से मिल जाएगी और आप छोटे छोटे वीडियो को जब आप समझ पाते हैं उस समय आप उसे देख सकते हैं और धीरे धीरे करके मैं पूरी मैगजीन को एक एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कवर कर रहा हूं। तो उसी क्रम में आज जो अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज हैं अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें जो सतत विकास से संबंधित मुद्दे हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो मित्रों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि करंट अफेयर्स, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल के जो है वीडियोस आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं सतत विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं वे सभी। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मुद्दे शामिल होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर का है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या में वृद्धि। ये जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये एक जर्नल है, इसमें ये न्यूज प्रकाशित हुई है, ये शोध प्रकाशित हुआ है कि मानस नेशनल पार्क में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक अर्थात 6 साल के बाद बाघों की संख्या लगभग 2 गुनी हो जाएगी जो वर्तमान में है। और मानस नेशनल पार्क में बाघों की जो जनसंख्या घनत्व है उसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले 2011-12 का जो आंकड़ा है वो है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 1.06 वयस्क जो बाघ हैं वो घूमते फिरते थे, मतलब उनका इलाका बनता है। और फिर 2018-19 में प्रति 100 जो वर्ग किलोमीटर है उसमें ये लगभग 3 गुने से भी अधिक अर्थात 3.64 जो है वयस्क बाघ, ये उनका जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वो है। वर्तमान में 2021 की बात करें तो मानस नेशनल पार्क में 44 बाघ इसकी जो है पुष्टि हो चुकी है। और ये मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है कहां पर? ये तो भारत के असम राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ अभ्यारण्य है। और ये जो है अपनी जैव विविधता और अद्वितीय वनस्पतियों के लिए, दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को ने इसको जो है धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित कर रखा है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। तो मानस अभ्यारण्य कहां पर है? ये असम में है और ये टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा ये अपने जीव जंतुओं और जो अद्वितीय जो वहां फ्लोरा फाउना है दोनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। और यह है किस जगह पे? तो असम का जो बोडोलैंड वाला एरिया है उसमें ब्रह्मपुत्र की एक मुख्य सहायक नदी है मानस, ये उसके किनारे पर स्थित है। इसकी एक सीमा इंडिया में है तो दूसरी भूटान के जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है, अर्थात जो उनका रॉयल मानस नेशनल पार्क है और हमारा जो मानस जो उद्यान है वो दोनों एक साथ उसकी सीमाएं छूती हैं। और बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसके संरक्षण के लिए सरकार ने अलग अलग समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई। 1973 में भारत सरकार ने बाघ संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। उसके अलावा बाघों की आवास की सुरक्षा, शिकार पर रोक और वन क्षेत्र में प्रबंधन आदि इसका उद्देश्य था। 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई और वन्य जीव अधिनियम 1972 में बाघों और उनको आवासों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान किए गए। तो हमने यहाँ पर 2-3 पॉइंट देखे। एक तो मानस उद्यान कहाँ पर है ये देखा गया और कहाँ पर है तो ये जो बोडोलैंड में ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है मानस नदी उसके किनारे स्थित है और भूटान का जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है उससे इसकी सीमाएं सटी हुई हैं। 1973 में भारत सरकार ने बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था और 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापित किया था। इसके अलावा हमने देखा कि जो मानस नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। ये पश्चिमी घाट पहले से जो भारत के जो सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उसमें पश्चिमी घाट को शामिल किया जाता है। अब उसमें कुछ और भी संवेदनशील क्षेत्र मिले हैं।
26 नवंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पश्चिमी घाट में संबंधित विशेषज्ञ समिति ने गोवा में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए गांवों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। गोवा सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को संशोधित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें राज्य सरकार का कहना है कि जो 108 गांव इसके लिए नोटिफाई किए गए हैं, इसमें से 21 गांव जो है मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। और है क्या कि विशेषज्ञ समिति ने पश्चिमी घाट के लगभग 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। जो इलायची की पहाड़ियां हैं, कार्डमम हिल्स, वहां तक। और किसी भी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील घोषित करने के लिए इसकी समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना होता है। और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अद्वितीय जैविक संसाधन होते हैं। पश्चिमी घाट को दुनिया की जैव विविधता के 8 सबसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एक माना जाता है। और भारत में लगभग 6% जो एरिया है वो पश्चिमी घाट में कवर होती है। और इसमें कई प्रजातियां हैं ऐसी, जैसे नीलगिरी ताहर और शेर पूंछ वाला मैकाक, ये सभी जो है यहाँ के स्थानिक प्रजातियां हैं। 50% उभयचर और 67% जो मछली की प्रजातियां हैं वो इसी क्षेत्र की स्थानिक हैं। और ये पश्चिमी घाट एक और कारण से महत्वपूर्ण है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है। यहाँ से जो निकली हुई नदियां हैं वो पूरे भारत के जो मध्य भारत के राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी को जो है सिंचित करते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो पश्चिमी घाट जो है भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां पर ये जो पारिस्थितिकी संवेदनशील जो है नोटिफाई किया गया है। जो पश्चिमी घाट में कई क्षेत्रों को ऑलरेडी संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। इसमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और कई वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें ऑलरेडी शामिल है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि संरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और परंतु रामसर स्थल नहीं आते हैं, ये गलत है। रामसर स्थल भी जो है ये संरक्षित क्षेत्र में ही आता है। और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में कोर जोन, बफर जोन और ये परंतु संक्रमण क्षेत्र नहीं होता है, ये भी गलत है। इसमें पहला वाला पूरा सही है और अगर रामसर स्थल को नहीं की जगह ये काट दिया जाए तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ए, अर्थात केवल पहला सही है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन चलित ट्रेन। इसमें हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने केंद्र सरकार से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो कालका शिमला नैरो गेज रेलवे पर ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। अभी हमने देखा था जो मानस नेशनल पार्क था वो हमारा विश्व धरोहर स्थल था, और अब जो ये है ये कालका शिमला जो ये नैरो गेज की ट्रेन है ये भी विश्व धरोहर स्थल है। ये कालका शिमला जो रेलवे है ये हिमाचल प्रदेश में कालका से शिमला तक एक पतला जो नैरो गेज होता है उसकी ट्रेन है। और इसी आने जाने के लिए नहीं बल्कि पर्यटन के लिए इसका उपयोग होता है। और ये अधिकतर पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरती है। और ग्रीन हाइड्रोजन चलित ट्रेन से राज्य की 2026 तक जो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने की जो घोषणा है उसमें मदद मिलेगी। और राज्य अपनी 1500 मिलियन यूनिट जो है थर्मल पावर से उत्पादन होने वाली ऊर्जा को हाइड्रो, सोलर और पवन ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन को जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। अर्थात जो नवीकरणीय ऊर्जा है जैसे कि हमारा सोलर या विंड एनर्जी, उसके माध्यम से हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोजन H2O को तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं और इससे इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं। और यह पूरी तरह से जो है
कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य कार्बन उत्सर्जक है और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का सबसे अच्छा विकल्प है। इवन जो नेचुरल गैस है उससे भी जो है बेहतर है ये हाइड्रोजन फ्यूल। ये एक स्वच्छ ईंधन है और जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, परिवहन उद्योगों में किया जा सकता है और ये डीजल, पेट्रोल, कोयला और अन्य जितने भी जीवाश्म ईंधन है सभी का विकल्प बन सकता है। आइए अब देखते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन। इलेक्ट्रिक वाहनों को एक उन्नत रूप है जो लिथियम आयन की बैटरी होती है उसका एक उन्नत रूप है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये जो नॉर्मल बैटरी है, जो हमारे लिथियम आयन बैटरी है, उनसे जल्दी चार्ज होते हैं और ज्यादा दूरी तय करते हैं। भारी वाहन जैसे बस, ट्रक और रेलगाड़ी ये सब जो है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलाया जा सकता है, लिथियम आयन से नहीं चलाया जा सकता है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से जो अधिशेष बिजली बचती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करके दीर्घकालिक ऊर्जा के रूप में भंडारण किया जा सकता है। हाइड्रोजन से जो बिजली उत्पन्न होती है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रक्रिया है और जलवायु परिवर्तन में जो नुकसान हो रहे हैं लगातार उनको कम करने में सहायक होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत 2024 से 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है और फ्रांस को इसका जो है उपाध्यक्ष या सह अध्यक्ष चुना गया है। जो इंटरनेशनल सौर अलायंस है इसके जो स्थायी समिति है इसने 8 उपाध्यक्षों का चुनाव किया है। इसमें 4 क्षेत्रीय श्रेणियां जो है अलग अलग निर्धारित हैं और प्रत्येक क्षेत्र से 2-2 उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अफ्रीका क्षेत्र के लिए घाना और सेशल्स को उपाध्यक्ष चुना गया है। एशिया प्रशांत के लिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को चुना गया है। लैटिन अमेरिका के लिए और ग्रेनेडा और सूरीनाम को चुना गया है। यूरोप और अन्य के लिए जर्मनी और इटली को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये आपके 8 उपाध्यक्ष हो गए और एक हो गया सह अध्यक्ष और एक हो गया भारत हो गया इसका अध्यक्ष। अब ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है इसके बारे में एक लाइन देख लेते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में COP21 सम्मेलन में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा की तकनीकों में सहयोग और प्रोत्साहित करना ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना किया जा सके और एक सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस गठबंधन में मुख्यतः वो देश शामिल हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं या कर्क रेखा के नजदीक स्थित हैं और इन जगहों पर वर्ष भर जो है सूर्य की रेखा सीधी पड़ती है तो पर्याप्त जो सौर ऊर्जा जो है वहां पर मिलती है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस हो सकती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसका लक्ष्य क्या है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कि 2030 तक 1000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करना और इस प्रकार की परियोजनाओं को बढ़ावा देना जिससे कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा मिले। अगला देखते हैं, वैश्विक कार्बन बाजार के लिए मानक, अर्थात जो कार्बन ट्रेडिंग होगी उसके लिए मानक सेट किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? अजरबैजान की राजधानी बाकू में वैश्विक जलवायु वार्ता सम्मेलन COP29। अभी हमने बात किया था COP21 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी और अब ये जो है 2024 में COP29 का सम्मेलन हुआ है। इस दौरान पेरिस समझौते के अनुसार अनुच्छेद 6 को अपनाया गया। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि वैश्विक जो कार्बन बाजार है इसका गठन किया जाए। वैश्विक कार्बन बाजार के संचालन संबंधी प्रावधान भी बताए गए हैं और द्विपक्षीय कार्बन ट्रेडिंग के जो है समझौते और शर्तें सब निर्धारित की गई हैं। ये वैश्विक कार्बन बाजार है क्या? ये एक वित्तीय प्रणाली है, विभिन्न देशों और कंपनियों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन और जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु के खतरे को कम करना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों के एमिशन को कम करना है, रोकना है। इस प्रणाली में क्या होता है कि जो सरकारें हैं हर देश को एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आप इतना कार्बन ही इमिट करिए। फिर वो सरकार क्या करेगी कि अलग अलग कंपनियों को लक्ष्य देगी और जिससे कि और वो लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब जो है बेहतर टेक्नोलॉजी और जो है कार्बन का कम उत्सर्जन किया जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए।
कुछ कंपनियां इसको फॉलो कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। तो जो कंपनियां अपने निर्धारित मानक से कम कार्बन का उत्सर्जन करेंगी उनके वो पक्ष में रहेगा, और जो कंपनियां निर्धारित मानक से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेंगी उनके विपक्ष में चला जाएगा। अब उन कंपनियों को जिनके पास क्रेडिट प्लस में है, अर्थात वो कंपनियां जिन्होंने कम कार्बन उत्सर्जन किया है उनके पास क्रेडिट में प्लस में रहेगा। तो जो दूसरी कंपनियां हैं जिन्होंने पुरानी परंपरागत तरीके से प्रोडक्शन किया है बिना लागत लगाए, जो मतलब नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया है, तो वो उनको पैसे देकर के उनसे कार्बन क्रेडिट खरीद के अपना हिसाब बराबर करेंगी। तो जब उनको पैसा चुकाना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट्स के लिए तो वो भी प्रोत्साहित होंगी कि जो है हम भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं। इसमें जो है यदि कोई कंपनी सीमा से कम उत्सर्जन करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट मिलता है जिसको वो बाजार में बेचेंगी, और बेचेंगी किसको? किसी कंपनी का उत्सर्जन अगर सीमा से अधिक होता है तो उसे क्रेडिट खरीदने की जरूरत पड़ेगी। कंपनियां या देश जो निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन करते हैं वो अपने बचे हुए क्रेडिट को बेच सकते हैं, और जो सीमा से अधिक उत्सर्जन करते हैं उनको वो क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, और खरीदने में जो आपसी समझौता होगा उसके आधार पर इसकी खरीद बिक्री होगी। ये करता क्या है? ये बाजार कंपनियों और देश को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करता है कि वह अपने यहाँ जो है कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करें। कार्बन क्रेडिट की लागत को देखते हुए कंपनियां समझेंगी कि इससे अच्छा है कि पर्यावरण अनुकूल जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है उनमें निवेश किया जाए, न कि साल दर साल कार्बन क्रेडिट खरीदने में। चलिए आइए देखते हैं, ये COP29 के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है। तो ये जो है ये हाँ, और उसके अलावा यह जैव विविधता सम्मेलन के तहत 29वीं बैठक थी, बिल्कुल सही कहा गया है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु कार्रवाई को तेज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु कार्रवाई को तेज करने के लिए मंच प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और ये 11 नवंबर को आयोजित हुआ था, ना कि 11 से 22 नवंबर। तो इसमें डेट में गड़बड़ी है, बाकी ये भी ठीक है। इसमें अगर एक वाक्य जो पूरा सही है वो ये सेकंड वाला सही है। तो मित्रों, ये जो सतत विकास वाला जो वीडियो था वो यही समाप्त होता है। इसमें हमने 2-3 अच्छे पॉइंट देखे। एक ये कार्बन ट्रेडिंग वाला देखा, मानस अभ्यारण्य वाला देखा, और इसके अलावा हमने ये पश्चिमी घाट वाला जो देखा है मुद्दा, गोवा में जो 108 गांव संरक्षित किए जा रहे हैं उनको। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद।